हेलो एवरीवन। बायोफैक्ट्री के इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल की। क्लास 11th बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल। फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस द सेल्स आर ऑफ टू टाइप। न्यूक्लियस के बेस पर सेल दो तरह की होती है। पहली सेल कहलाती हैं आपकी प्रोकैरियोटिक सेल, और जो सेकेंड टाइप है इसका दैट इज दी यूकैरियोटिक सेल। तो दो तरह की सेल हैं किसके बेस पर? न्यूक्लियस के बेस पर, कि सेल के अंदर न्यूक्लियस किस तरह का है। तो इस बेस पर सेल दो तरह की है। द फर्स्ट सेल इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड वन इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। ये दोनों ही वर्ड अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अपने आप को सेल्फ क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जहां पर भी कैरियन शब्द आएगा, कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस, ठीक। और प्रो मीन्स हो गया प्रिमिटिव। Those cells which have primitive type of nucleus are called prokaryotic cells। मतलब ऐसी सेल्स जिनका जो न्यूक्लियस होगा वो प्रिमिटिव टाइप का होगा। प्रिमिटिव टाइप मीन्स नॉट वेल डेवलप्ड, पूरी तरह से डेवलप ना हो, तो इसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और वहीं पहले हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं, फिर इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे। ऑन द अदर हैंड, यू मीन्स यू का अर्थ लिया जाता है ट्रू या वेल डेवलप्ड से, और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल्स जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, प्रॉपरली डेवलप्ड है, उन सेल को हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। अब बात आती है कि ये प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस क्या है और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या है। तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस की अगर बात करें तो देखिए, न्यूक्लियस के चार कंपोनेंट हैं। न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो न्यूक्लियस में चार कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी ये डबल लेयर्ड होगी, डबल वॉल से सराउंडेड रहेगा न्यूक्लियस जनरली किसी भी सेल में। और न्यूक्लियस में पोर्स देखने को मिलते हैं। इन पोर्स को हम न्यूक्लियर पोर्स के नाम से जानते हैं। और दो लेयर हैं, दोनों लेयर के बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस है। दोनों ही लेयर के बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, आउटर लेयर और इनर लेयर, दोनों के बीच पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और पेरीन्यूक्लियर फ्लूइड में भरा रहेगा जो फ्रिक्शन से उसको बचाएगा। न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ के नाम से हम जानते हैं। दिस लिक्विड इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ। ये हेट्रोमॉर्फिक स्ट्रक्चर है, कई सारे केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। हेट्रोजीनियस प्रॉपर शब्द होगा इसके लिए। और अंदर प्रेजेंट रहेगा इस तरह से एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम क्रोमेटिन नेट बोलते हैं। क्रोमेटिन नेट जिसे जनरली कहा जाता है। और इसके साथ साथ अंदर कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे जिन्हें न्यूक्लियोलस के नाम से जाना जाता है। तो अगर एक न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस में आपको दिखाई देगा कैरियोथिका, ये आउटर एंड इनर रहेगी, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा, जो अंदर लिक्विड भरा हुआ है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये स्पेलिंग गलत हो गई, CLEO प्लाज्म, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। ये जो थ्रेड है दैट इज द क्रोमेटिन नेट, क्रोमेटिन इसको बोला जाता है। और ये न्यूक्लियोलस। ये चार चीजें देखने को मिलेंगी। अगर क्रोमेटिन की अगर बात करते हैं, जो ये क्रोमेटिन देखने को मिल रहा है, ये क्रोमेटिन यही बाद में क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। यही क्रोमोसोम है, इसी क्रोमेटिन को ही हम क्रोमोसोम कहेंगे। और ये जो क्रोमोसोम होगा इसमें तीन चीजें हैं। पहला है DNA, सेकेंड वन इज द RNA, और थर्ड वन इज प्रोटीन। लगभग 35% DNA रहेगा, 5% RNA रहेगा, और 60% के आसपास प्रोटीन रहेगी एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पर। और जो यूकैरियोटिक सेल का वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है उसके DNA की अगर बात करें तो ये DNA लीनियर होगा। लीनियर DNA होगा मीन्स इसके दो अपोजिट एंड होंगे। कॉइल तो रहेगा लेकिन दो अपोजिट एंड होंगे। तो ये एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। अगर इस तरह का न्यूक्लियस किसी सेल्स के अंदर प्रेजेंट है
तो उन सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और इसके अलावा किसी दूसरे तरह का न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट हो तो वो सेल कहलाएंगी प्रोकैरियोटिक सेल। तो जब भी हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम कहते हैं कि इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस न होने का मतलब है कि इसमें ना तो कैरियोथिका है, मतलब कैरियोथिका मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना ही क्रोमेटिन है, ना न्यूक्लियोलस है, ना ही न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियस का केवल एक पार्ट इसमें होगा। न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस कहें तो न्यूक्लियस किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा? सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल के थ्रू। सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल ही न्यूक्लियस को यहां पर रिप्रेजेंट करेगा। सर्कुलर मीन्स ये इस तरह का, दो अपोजिट एंड नहीं होंगे, दोनों एंड्स आपस में चिपके हुए होंगे, तो इस तरह का न्यूक्लियस कहलाता है सर्कुलर। इस तरह का जो डीएनए होगा वो सर्कुलर डीएनए कहलाएगा। और सर्कुलर डीएनए, केवल सर्कुलर डीएनए हो, इसके अलावा और कोई भी चीज़ ना हो, तो इस तरह की सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो दो तरह की सेल हैं आपकी, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल की अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल है, सबसे ईजी एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसका सबसे ईजी एग्जाम्पल है, या ब्लू ग्रीन एल्गी, या पीपीएलओ। कल के लेक्चर में पीपीएलओ के बारे में मैंने बताया था कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटी सेल भी है ये। और यूकैरियोटिक सेल की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें आ जाएगा ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल। ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स इसका एग्जाम्पल होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड ट्रू न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है और ट्रू न्यूक्लियस है, तो इसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होगा? इस तरह का जिसमें न्यूक्लियस पाया जाए, ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहलाएगा। इसके अलावा कुछ बेसिक डिफरेंसेस और होते हैं दोनों ही सेल्स में। पहला डिफरेंस तो आपका न्यूक्लियस का है, और इसके अलावा डीएनए का। डीएनए आपको सर्कुलर मॉलिक्यूल है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो लीनियर होगा, ये सर्कुलर नहीं होगा। इसके अलावा कुछ बेसिक डिफरेंसेस और होंगे। अब इन बेसिक डिफरेंसेस में मेनली आता है राइबोसोम। कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल हो तो इसमें 70S टाइप के राइबोसोम देखने को मिलेंगे। 70S टाइप के राइबोसोम देखने को मिलेंगे, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम का टाइप होगा दैट इज द 80S टाइप। 80S टाइप के राइबोसोम देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेली, जैसे अगर सेल ऑर्गेनेली की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया है, या प्लास्टिड है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या गोल्जी बॉडी है। ये कोई भी सेल ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहेंगी। ना माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में है, ना प्लास्टिड है, ना लाइसोसोम है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ना ही गोल्जी बॉडी है। ये सारी की सारी ऑर्गेनेली आपको एब्सेंट है। जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ऑल ऑर्गेनेली प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल में सारी की सारी ऑर्गेनेली प्रेजेंट रहेंगी, प्रोकैरियोटिक सेल में ये ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं रहेंगी। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है, देयर साइज इज कंपैरेटिवली स्मॉल, बहुत छोटा रहेगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल का साइज प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा रहेगा। प्रोकैरियोटिक सेल में रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब सेल डिवीजन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, इसीलिए बैक्टीरिया क्या करते हैं, बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन कुछ ही देर में बना लेते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में, चाहे वो प्लांट की सेल हो या एनिमल की सेल हो, बैक्टीरिया के बराबर या प्रोकैरियोटिक सेल के बराबर फास्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ये बहुत तेजी से डिवाइड नहीं करती। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। तो आइए अब समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया के बारे में। अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल का हम एग्जांपल लेकर चलें तो एक प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया इसका सबसे सूटेबल एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल बैक्टीरिया में इसका माना जाता है। तो देखिए बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल को लेकर चलें तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया या बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरिया जो है प्लूरल शब्द है और सिंगुलर में इसको बैक्टीरियम के नाम से जानते हैं। अगर सिंगुलर में हम इसका यूज करेंगे तो हम बैक्टीरियम कहेंगे। ये बैक्टीरिया प्लूरल शब्द है, सिंगुलर में इसको हम बैक्टीरियम कहेंगे। और बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है। पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम से डिवाइड किया गया है। ये 5 किंगडम हम लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये 5 किंगडम हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। तो बैक्टीरिया बिलोंग करता है किंगडम मोनेरा से, ठीक। और दूसरी चीज, ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक मीन्स जिसका न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। न्यूक्लियस के नाम में केवल आपको डीएनए देखने को मिलेगा इसकी बॉडी, और वो डीएनए भी कैसा होगा, सर्कुलर होगा। दोनों एंड्स अलग नहीं होंगे, दोनों एंड जुड़े हुए होंगे। और बैक्टीरिया की डिस्कवरी की बात करें तो इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। बैक्टीरिया फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड, तो पहली ऐसी लिविंग सेल है जिसको पहली लिविंग सेल जिसको डिस्कवर किया गया था वो बैक्टीरिया ही थी। और इस बैक्टीरिया की डिस्कवरी का श्रेय दिया जाता है एक साइंटिस्ट हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं, इन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी। इन्होंने बैक्टीरिया को सबसे पहले ढूंढा था। और जबकि जो नाम बैक्टीरिया है गिवन बाय एरनबर्ग, एक साइंटिस्ट थे एरनबर्ग, उन्होंने नाम बैक्टीरिया दिया था। क्लियर? तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके स्ट्रक्चर को समझना बड़ा जरूरी है। वैसे तो बैक्टीरिया का अगर शेप एंड साइज की बात करें तो ये वेरिएबल होता है ना। बैक्टीरिया का शेप एंड साइज वरी करता है। बैक्टीरिया बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। अगर छोटे की बात करें, इसके साइज की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक ये वरी कर सकता है, तो ये कर सकता है, ये वरी कर सकता है 0.15 माइक्रॉन से, है ना। या इसको माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। 0.15 माइक्रॉन से 15 माइक्रॉन तक का इसका साइज वरी कर सकता है। और शेप की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर ऑफ 4 टाइप। तो शेप के बेस पर बैक्टीरिया 4 तरह के होते हैं। जैसे राउंडेड हो सकते हैं, ये रॉड शेप्ड हो सकते हैं। ये तो 2 जनरल शेप हैं, ठीक है। राउंडेड की बात करें तो इस तरह का बैक्टीरिया हो सकता है, ये गोल गोल, या इस तरह से चिपका हुआ हो सकता है, या इस तरह से वो बना रहा होगा। तो ये राउंडेड बैक्टीरिया हैं। और बेसिलस की और रॉड शेप की बात करें तो इस तरह का होगा ये, या इस तरह से आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं, रॉड शेप। तीसरे तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो तीसरा शेप देखने को मिलता है, दैट इज द स्पाइरुलम। जो तीसरा शेप है बैक्टीरिया का, स्पाइरुलम है। इसमें बैक्टीरिया स्ट्रॉ की तरह का होता है, इस तरह का, ये इस तरह का बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। और जो इसका चौथा जो शेप है वो है कॉमा लाइक, कॉमा की तरह का। तो 4 तरह के बैक्टीरिया हैं शेप के बेस पर। ऑन द बेसिस ऑफ शेप 4 तरह का शेप बैक्टीरिया का देखने को मिलेगा। राउंडेड, रॉड शेप्ड, कॉर्कस स्ट्रॉ की तरह का, और कॉमा लाइक। राउंडेड बैक्टीरिया को कोकस कहा जाता है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बेसिलस बोलते हैं। इसका नाम तो मैंने पहले लिख दिया है, स्पाइरुलम। और इसको विब्रियो, जैसे विब्रियो कॉलेरी है, हेजा का बैक्टीरिया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर ऑफ 4 टाइप, कोकस, बेसिलस, स्पाइरुलम और विब्रियो। ये 4 तरह के बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे इसके शेप के बेस पर। अब बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है ना। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें बैक्टीरिया के, तो एक बेसिक बैक्टीरिया में बनाने जा रहा हूं आपको। ये सबसे अंदर की लेयर है बैक्टीरिया में, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक वेसिकुलर फोल्ड देखने को मिलता है, इस तरह का वेसिकुलर फोल्ड देखने को मिलेगा। और ये वेसिकुलर जो फोल्ड देखने को मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड मीजोसोम। ये बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये मीजोसोम बैक्टीरिया में
रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और एट द टाइम ऑफ डिवीजन, जब बैक्टीरिया की सेल डिवाइड हो रही होगी तो ये खुलकर पूरा क्या बनेगा, सेप्टा बना लेगा, और एक बैक्टीरिया को दो बैक्टीरिया में डिवाइड कर देगा, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे इनरमोस्ट जो लेयर है दैट इज दी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक वेसिकुलर फोल्ड देखने को मिलेगा, इनवर्ट फोल्ड देखने को मिलेगा। दिस इनवर्ट फोल्ड इज कॉल्ड मीजोसोम। बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए और सेल डिवीजन के लिए। इसके बाहर, इस लेयर के अगर बाहर की बात करें तो इस लेयर के बाहर देखने को मिलेगी सेल वॉल। ये जो ग्रीन वाली, ये जो हम ग्रीन वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो पर्पल वाला स्ट्रक्चर है अंदर का, दिस इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनवर्ट फोल्ड है। दिस इनवर्ट फोल्ड इज कॉल्ड मीजोसोम। मीजोसोम इज वेरी हेल्पफुल इन दी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस इसी मीजोसोम में होती है। हालांकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है। कुछ एंजाइम्स रेस्पिरेशन की, जो बैक्टीरियल रेस्पिरेशन के कुछ एंजाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं, और मीजोसोम बैक्टीरियल सेल डिवीजन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके बाहर की जो एक मोटी सी लेयर आपको देखने को मिल रही होगी ग्रीन कलर की, ये जो ग्रीन कलर की लेयर है, दिस इज द सेल वॉल। ये सेल वॉल है, और बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। ये बैक्टीरिया का क्रास्टास्टिक फीचर भी है ना। और पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल बैक्टीरिया के अलावा दूसरे किसी एनिमल में देखने को रेयरली ही मिलती है, या नहीं भी मिलती है, ये हम ये भी कह सकते हैं। और इसके बाहर एक स्लाइमी लेयर होगी, ये स्लाइमी लेयर होगी, चिपचिपी लेयर होगी। स्लाइमी मीन्स इस लेयर को कैप्सूल कहते हैं। ये एडवर्स कंडीशन में ये लेयर क्या करेगी, हार्ड हो जाएगी, और बैक्टीरिया को क्या करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अदरवाइज अगर कंडीशन एडवर्स नहीं है तो ये लेयर स्लाइमी रहेगी, चिपचिपी सी जिलेटिन की टाइप की लेयर रहेगी, और इस लेयर को हम कैप्सूल कहते हैं। ये जो आपको स्लाइमी लेयर रेड कलर की दिखाई देगी, ये लेयर कैप्सूल कहलाएगी। तो एक बैक्टीरिया में 3 लेयर देखने को मिलेंगी। सबसे अंदर की लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे बाहर सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है, और उससे बाहर आपको देखने को मिलेगी या इसको इन्वेलोप भी हम कह सकते हैं, सबसे बाहर वाली जो लेयर रहेगी। और इसको ग्लाइकोकैलिक्स भी हम कहते हैं। एक स्लाइमी लेयर है ना, इस लेयर को हम कैप्सूल भी कहते हैं, क्योंकि एडवर्स कंडीशन में ये लेयर हार्ड हो जाएगी, टफ हो जाएगी, और बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस से रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। मतलब कोई दूसरा जीव इसको न खाए, है ना, उसको कोई हार्म न पहुंचाए, तो वहाँ कोई हेल्प करेगी ये कैप्सूल वाली लेयर। इसके अलावा अगर बैक्टीरियल सेल के अंदर देखें तो अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, क्योंकि हर सेल का क्रास्टास्टिक फीचर है साइटोप्लाज्म का होना। और सेल थ्योरी भी कहती है कि भाई जब तक प्रोटोप्लाज्म नहीं है, प्रोटोप्लाज्म मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, तब तक वो सेल के क्राइटेरिया में नहीं आती। ये 3 चीज़ें सेल के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस तो बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, एंड within the bacterial cell the nucleus is primitive type, and nucleus is only represented by the circular molecule of DNA। तो DNA आपको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये DNA है, ठीक है। तो ये DNA है, ये क्रोमोसोम है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी इसे हम कह सकते हैं। तो DNA का एक सर्कुलर मॉलिक्यूल है। बैक्टीरिया के जो क्रास्टास्टिक फीचर हैं उसके लिए बहुत जरूरी होगा, उसकी हेरिडिटी को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर कुछ सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए और देखने को मिलते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड कहलाते हैं। हालांकि इनका अलग रोल है, बायोटेक्नोलॉजी में इनका रोल देखने को मिलता है। इसके अलावा बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर खुद के अपने राइबोसोम देखने को मिलेंगे, ये खुद के राइबोसोम हैं, और 70 राइबोसोम बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा ये एमआरएनए बैक्टीरिया का है, और इस एमआरएनए के साथ बैक्टीरिया के राइबोसोम इस तरह से चिपकेंगे, और बैक्टीरिया के लिए जो प्रोटीन वगैरह की सिंथेसिस है वो करेंगे। तो देखिए हमेशा क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, और ये जो आरएनए है ये राइबोसोम के साथ जुड़कर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। और प्रोटीन किसी भी सेल के लिए बहुत जरूरी है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, उसकी ग्रोथ वगैरह के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये बेसिक चीज़ें बैक्टीरियल सेल के अंदर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर और देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं फ्लैजिला। जरूरी नहीं कि फ्लैजिला हर बैक्टीरिया में हो, बहुत सारे बैक्टीरिया बिना फ्लैजिला के भी होते हैं,
और बहुत सारे बैक्टीरिया में दोनों ही साइड एक एक फ्लैजिला देखने को मिलता है। कई सारे बैक्टीरिया हैं कि उसकी पूरी बॉडी में फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे। अब बैक्टीरिया को जब हम आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ को इसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि फ्लैजिला के बेस पर भी कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ को हम एक कॉमन बैक्टीरिया बना रहे हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर और दिखाई दे सकते हैं, इन्हें पिलाई बोलते हैं। ये कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में मीन्स जब दो बैक्टीरिया आपस में मिलकर अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं तो उस प्रोसेस में भी ये पिलाई पार्टिसिपेट करेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। तो ये एक बैक्टीरिया का कॉमन स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या क्या दिखाई देगा, सबसे मैं लेयर से ही स्टार्ट करता हूं। सबसे अंदर की लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर ग्रीन वाली जो लेयर देख रहे हैं हम, दिस इज द सेल वॉल। ये पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है ये। और सबसे बाहर की जो लेयर होगी ये कहलाएगी ग्लाइकोकैलिक्स, इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स हम इसको बोलते हैं, या इसको हम कैप्सूल भी कहते हैं। और इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं सेल इन्वेलोप। जो बैक्टीरिया का जो सेल इन्वेलोप है ये इन तीनों को मिलाकर बनता है। दूसरी चीज, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जो ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अंदर का जो लिक्विड दिखाई दे रहा है, दिस लिक्विड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये बैक्टीरिया का बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, यही न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होगा ये सर्कुलर डीएनए होगा। इसके अलावा बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर कुछ डबल स्टैंडर्ड स्मॉल डीएनए के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, सर्कुलर क्लोज डीएनए के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। इन मॉलिक्यूल को हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये बैक्टीरिया को रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कई सारी एंटीबॉडी के अगेंस्ट। ये बैक्टीरिया में फ्लैजिला देखने को मिल रहा है। और एक चीज और, सेल वॉल में एक वेस्कुलर इनवर्ट फोल्ड देखने को मिलेगा, और ये इनवर्ट फोल्ड मीजोसोम कहलाता है, जो बैक्टीरियल रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये बैक्टीरिया के 70 राइबोसोम है ना। और ये पिलाई है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। जो अगर इसके फिगर को देखें, डायग्राम को देखें, तो इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। और कौन सी प्रोकैरियोटिक सेल है? बैक्टीरियम। मैं पहले कह चुका हूं कि सिंगुलर में हम इसको बैक्टीरियम बोलते हैं और प्लूरल में बैक्टीरिया इसको कहा जाता है। बैक्टीरिया यूजफुल भी है हमारे लिए और हार्मफुल भी है ना। अगर बैक्टीरिया की बॉडी में फ्लैजिला एब्सेंट है, फ्लैजिला है ही नहीं, तो इस तरह के बैक्टीरिया को अर्ट्रिकस कहते हैं, है ना। अगर फ्लैजिला का जिक्र हुआ ही है तो फ्लैजिला के बेस पर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन भी बता ही देते हैं। तो एक तो बैक्टीरिया है अर्ट्रिकस, ट्रिकस मीन्स फ्लैजिला क्या रहेंगे, इसमें एब्सेंट रहेंगे। दूसरा है मोनोट्रिकस, जिसमें एक फ्लैजिला दिखाई दे रहा है एक एंड की ओर, ये मोनोट्रिकस। ट्राइकस भी बोलते हैं। और ट्राइकस, मोनोट्राइकस, जिसमें एक साइड में फ्लैजिला दिखाई देगा और एक एंड की ओर होगा। दूसरा है एम्फीट्राइकस, एक एक फ्लैजिला दोनों साइड देखने को मिलेगा। अभी डायग्राम में इनका बनाऊंगा। इसके अलावा सिफेलोट्राइकस, सिफेलिक रीजन मतलब होता है हेड रीजन, मतलब एक साइड में फ्लैजिला देखने को मिलेंगे, सिफेलोट्राइकस। एक है आपका पेरिट्राइकस, और लास्ट वन इज दी लोफोट्राइकस। ये बैक्टीरिया है किसके बेस पर? फ्लैजिला के बेस पर। अट्राइकस मीन्स बैक्टीरिया फ्लैजिला नहीं होगा। मोनोट्राइकस एक एंड पर फ्लैजिला होगा। एम्फीट्राइकस दोनों एंड पर एक एक फ्लैजिला होगा। सिफेलोट्राइकस एक एंड पर ग्रुप ऑफ फ्लैजिला देखने को मिलेगा। पेरिट्राइकस पूरी बॉडी में फ्लैजिला देखने को मिलेंगे। और लोफोट्राइकस बैक्टीरिया के दोनों एंड में ग्रुप ऑफ फ्लैजिला देखने को मिलेगा। तो फ्लैजिला के बेस पर ये बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है। तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसका स्ट्रक्चर इस तरह का है। इस तरह का स्ट्रक्चर इसको देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही।
थैंक यू, बने रहिए चैनल के साथ और सेल बायोलॉजी को हम धीरे धीरे पूरा भी करेंगे। थैंक यू।